डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है और कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन करें। धन्यवाद। एपिसोड 1। रात के सन्नाटे में आर्यन पर हुआ जानलेवा हमला। रात के लगभग 2 बजे बज रहे और एक लड़का खून से सने हुए कपड़ों को पहने हुए है फुटपाथ पर चल रहा था। लड़के के चेहरे पर छोटी मोटी कई चोटें लगी हुई थी, यहाँ तक कि उसके हाथ पर भी कई चोटें लगी हुई थी, लेकिन उसकी शर्ट काले रंग की थी इसलिए खून के दाग नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन उसकी ग्रे कलर की पेंट पर खून के दाग साफ नजर आ रहे थे। लड़के की उम्र लगभग 27 से 28 साल लग रही थी। लड़का दिखने में काफी अट्रैक्टिव था। उसको फिजिकल अपीयरेंस किसी मूवी के हीरो से कम नहीं था। उसकी हाइट लगभग 6 फुट थी, बाल बिखरे हुए थे लेकिन फिर भी दिखने में काफी गुड लुकिंग लग रहा था। लड़के के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर लग रहा था वह काफी दुखी था। उसके हाथों में कई जगह पर चोट लगी थी और उसकी उन चोटों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था शायद वह किसी से लड़कर आया है, जिसकी वजह से उसके हाथों के बैक साइड पर और उसके चेहरे पर कई जगहों पर चोट के निशान थे। लड़के को देखकर ऐसा लग रहा था शायद उसे उन घावों में दर्द नहीं हो रहा था, क्योंकि उससे बड़ा दर्द तो उसके छोटी ईला में हो रहा था। ये काफी उदास लग रहा था और एक बेजान शरीर के साथ फुटपाथ पर चल रहा था। लड़के ने चलते हुए अपने आप से कहा, आर्यन, तुम्हारी किस्मत इतनी खराब क्यों है? ऐसा लग रहा था जैसे मानो वह अपने आप को किसी चीज का गुनहगार समझ रहा हो। फुटपाथ पर चलते हुए लड़के का नाम आर्यन था। आर्यन सड़क पर चलते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। रात के समय में उसे कोई भी रिक्शा या ऑटो नहीं मिलने वाला था, इसलिए वह पैदल ही अपने घर की ओर जा रहा था। लेकिन तभी अचानक से उसके आगे वाले स्ट्रीट लाइट लैंप पर एक गोली जाकर टकराती है और गोली की आवाज उसके कानों में पड़ती है। वह उस निशान की ओर देखता है और वह देखते ही समझ जाता है किसी ने उस पर फिर से गोली चलाई है। इसका मतलब वह सही था। उसे जान से मारने वाला, उसकी जान लेने वाले लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। लड़का अपने चारों ओर देखता है, तभी एक बार फिर से फायरिंग होती है। आर्यन देखता है कि दूसरी ओर एक आदमी था जिसने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे और अपने चेहरे को छिपाने के लिए एक मास्क लगा रखा था। उसके हाथ में बंदूक थी और वह उसकी ओर ही गोली चलाते हुए आ रहा था। उसके हाथ में बंदूक होने के कारण आर्यन उसका सामना नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपनी जान बचाने के लिए भगाना ही जरूरी समझा। वह भागने के लिए अपने कदम बढ़ाता है कि तभी उसके हाथ पर जाकर गोली लग जाती है और गोली लगते ही उसके हाथों से खून बहने लगता है और उसे अपने हाथ में दर्द महसूस होने लगता है, लेकिन फिर भी वह अपने दर्द को कंट्रोल करता है। वह खून को रोकने के लिए अपने हाथ को पकड़ता है और वहां से भागने लगता है। जो आदमी उसे मारने की कोशिश कर रहा था वह भी आर्यन को भागता हुआ देख उसके पीछे भागने लगता है। आदमी बैक टू बैक आर्यन पर फायरिंग करता रहता है और आर्यन बचते बचाते हुए बस वहां से भागता रहता है। तभी आदमी की बंदूक से सारी बुलेट्स खत्म हो जाती है कि जब लड़के को एहसास होता है कि पीछे फायरिंग नहीं हो रही है तो वह पीछे पलट कर देखता है। वह आदमी रुका हुआ था क्योंकि उसकी बंदूक खाली हो चुकी थी। आर्यन मौके का फायदा उठाता है और आदमी के करीब जाता है और उसे मारने लगता है। आर्यन के हाथ से लगातार खून बह रहा था, उसके बावजूद भी आर्यन उस आदमी से लड़ने लगता है और आदमी बचते हुए लड़के को अपने मास्क को हटाने से रोक रहा था। कई देर तक लड़के की उस आदमी के साथ में हाथापाई चलती है। आर्यन आदमी के सामने बार बार चिल्ला रहा था, कौन हो तुम? क्यों मुझे मारना चाहते हो? लेकिन वह आदमी कोई जवाब नहीं देता है। आदमी को जब महसूस होता है कि अगर वह आर्यन के सामने और रहा तो वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, इसलिए वह मौके का फायदा उठाकर आर्यन को धक्का देता है और आर्यन से बचकर भागने लगा, लेकिन आर्यन उसे छोड़ने वाला नहीं था। हाथ से खून बहने के बावजूद भी वह उस आदमी के पीछे भागने लगा। आर्यन कहीं देर तक उस आदमी का पीछा करता रहता है। वही आर्यन आदमी का पीछा करते हुए सड़क पर भागने लगता है। जब आर्यन का ध्यान पूरी तरह से उस आदमी को पकड़ने पर था तभी अचानक से आर्यन एक ब्लैक मर्सिडीज से टकरा जाता है। गाड़ी से टकराने के कारण आर्यन वहीं पर सड़क पर गिर जाता है। आर्यन सड़क पर पड़े हुए अधमरी हालत में भी उस दिशा की ओर देख रहा था जिस दिशा की ओर वह आदमी भाग कर गया था। वह यह मौका हाथ से नहीं खो ना चाहता था, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वह उठ नहीं पाता है और साथ ही उसकी आंखें बंद होने लगती है। जब वह आदमी पीछे मुड़कर देखता है आर्यन कार से टकरा चुका है और वहीं पर गिर चुका, तो उसे लगता है कि आर्यन मर चुका है, क्योंकि आर्यन पहले से ही गोली लगने की वजह से घायल था। ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फाइनली यह मर गया और अब इसके बारे में बॉस को पता नहीं चलेगा और मेरी जान बच जाएगी। और वह वहां से निकल जाता है। आर्यन सड़क पर बेहोश पड़ा था। उस ब्लैक मर्सिडीज कार के अंदर ड्राइवर ने कहा, बॉस, कोई गाड़ी से टकरा गया है। कार के ड्राइवर का नाम राइडर था और उसके बगल वाले सीट पर कपिल बैठा हुआ था और कार की बैक सीट पर काले कपड़े पहने हुए एक आदमी किसी माफिया किंग की तरह बैठा हुआ, उसका नाम अर्जुन था।
अर्जुन ने सख्त लहजे में कहा, राइडर क्या तुम देखकर गाड़ी भी नहीं चला सकते हो? सामान्य बर्ताव करते हुए राइडर ने कहा, बॉस मेरी गलती नहीं है, यह अचानक से सामने आ गया था, लगता है ये आदमी दारू पीकर सड़क पर भटक रहा था, वरना आधी रात को कौन इस तरह से सड़क पर भटकता हुआ नजर आएगा। आखिरी लाइन राइडर ने मुंह बनाते हुए कही। लेकिन कपिल ने सॉफ्ट टोन में कहा, लेकिन सर हमें एक बार उसे देखना चाहिए, क्या पता वह मर गया हो और क्या पता वह जिंदा हो और इसीलिए उसे अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़े। कपिल की बात सुनकर अर्जुन का चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन छा जाते हैं। कपिल अगर वह जिंदा होगा तो तुम क्या चाहते हो? मैं उसे अपनी कार में लेकर जाऊं और अपनी कार को खराब करूं? क्या अब तुम सड़क पर चलते हुए बेवड़ों को मेरी कार में बैठाओगे? सर्द आवाज में अर्जुन ने कहा। लेकिन सर किसी की जिंदगी का सवाल। कहते समय कपिल के चेहरे पर सड़क पर पड़े हुए आदमी के लिए फिक्र साफ देखी जा सकती थी। कपिल की बात सुनकर राइडर ने अपने मन में सोचा, यह इंस आना कितना इमोशनल है, इसके दिल में सड़क पर चलते हुए बेवड़े के लिए भी हमदर्दी है। सोचते हुए वह अपना मुंह बना देता है। अर्जुन, अगर उसे अपनी जिंदगी इतनी ही प्यारी होती तो वह कभी भी हमारी कार के सामने नहीं आता। कपिल बॉस सही कह रहे हैं, तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए और हमें इसे यहीं पर छोड़कर चले जाना चाहिए। वैसे भी बॉस को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना है, भले ही काव्या मैम अभी खतरे से बाहर है, लेकिन भी बॉस को इस समय अपनी बहन के पास होना चाहिए, ना कि सड़क पर चलते हुए किसी आदमी की जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए। राइडर ने कपिल को समझने की कोशिश करते हुए कहा। कपिल ने राइडर की ओर घूरते हुए कहा, राइडर तुम क्या एक पल के लिए चुप रह सकते हो? और बॉस प्लीज एक बार मुझे उसे चेक करने दो, क्या पता वह जिंदा हो। अगर वह आदमी जिंदा है तो कम से कम एम्बुलेंस को कॉल तो कर सकते हैं, वरना हम बेवजह ही किसी की मौत के जिम्मेदार बन जाएंगे। अर्जुन ना चाहते हुए भी कपिल की बात मान जाता है, क्योंकि कपिल उसका काफी सालों से असिस्टेंट था। इसलिए अर्जुन जानता था कि कपिल थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड टाइप का इंसान था और अगर उसने आज सड़क पर पड़े आदमी की मदद नहीं की तो कपिल जिंदगी भर के लिए अपने आप को कोसता रहेगा। बस इसीलिए वह बोला, ठीक है जाकर उसे देख लो, अगर मर चुका है तो उसकी लाश को सड़क के साइड में पटक देना और जिंदा है तो एम्बुलेंस को कॉल कर देना। ये स्टोरी बिलियनेयर ऑफ द रिवेंज का सेकेंड पार्ट, और यह स्टोरी वहीं से शुरू हुई है जहां पर फर्स्ट स्टोरी का डी एंड में हुआ था। सेकंड स्टोरी स्टार्ट करने का रीजन है स्टोरी में टर्निंग पॉइंट, टाना नए कैरेक्टर्स का आना और डेली अपडेट ना करना। जिन लोगों ने फर्स्ट स्टोरी को पसंद किया आए हो, फिर सब लोग इस स्टोरी को भी उतना ही पसंद करेंगे और न्यू रीडर को स्टोरी समझ में आने लगेगी जैसे जैसे वह आगे सुनते जाएंगे। सो कमेंट करे जरूर बताना आपको फर्स्ट चैप्टर कैसा लगा। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए बिलियनेयर ऑफ द रिवेंज सीजन 2 सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 2 पुराना दोस्त। अर्जुन ना चाहते हुए भी कपिल की बात मान जाता है, क्योंकि कपिल उसका काफी सालों से असिस्टेंट था। इसलिए अर्जुन जानता था कि कपिल थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड टाइप का इंसान था और अगर उसने आज सड़क पर पड़े आदमी की मदद नहीं की तो कपिल जिंदगी भर के लिए अपने आप को कोसता रहेगा। बस इसीलिए वह बोला, ठीक है जाकर उसे देख लो, अगर मर चुका है तो उसकी लाश को सड़क के साइड में फेंक देना और जिंदा है तो एम्बुलेंस को कॉल कर देना। राइडर, लेकिन बॉस इसकी क्या जरूरत है? अर्जुन ने कुछ कहा नहीं, लेकिन राइडर की और तिरछी नजरों से देखा, जिसका मतलब था कि चुप रहो। अर्जुन की नजरों को देखकर राइडर अपना मुंह बंद कर लेता है। कपिल राइडर की ओर गुस्से से देखता है, क्योंकि उसे राइडर किस तरह से बार बार में इंटरफेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। और फिर अर्जुन की ओर देखते हुए अपना सर झुकाकर बोला, ठीक है बॉस। और इतना कहकर वह कार से उतरता है और आर्यन के पास जाता है। आर्यन को देखता है। इस वक्त आर्यन के हाथ से खून बह रहा था, जिसकी वजह से सड़क लाल हो चुकी थी। स्ट्रीट लैंप जले रहने के कारण कपिल को आर्यन की बॉडी साफ साफ नजर आ रही थी। आर्यन अपने पेट के बल लेटा हुआ था, जिसकी वजह से उसका चेहरा कपिल को दिखाई नहीं दे रहा था। कपिल ने आर्यन की हालत को देखते हुए बोला, इसकी हालत तो काफी क्रिटिकल लग रही है और इसके हाथ से खून बह रहा है। इतना कहते हुए कपिल आर्यन के हाथ को टच करता है और आगे बोला, ये तो गोली का निशान है, इसे किसी ने गोली मारी है। शराब की भी बदबू आ रही है, इसका मतलब इसने नशा भी किया है। क्या ये जिंदा है या नहीं? इतना कहकर कपिल उसे पलटता है और उसका चेहरा देखता है। उसकी नाक के पास हाथ ले जाकर उसकी सांसों को चेक कर रहा था। आर्यन की सांसें अभी भी चल रही थी। भगवान का शुक्र, इसकी सांसें से अभी भी चल रही है। लेकिन छोटी इरा वह आर्यन का चेहरा गौर से देखने के लिए उसकी टुड्डी को पकड़कर इधर उधर हिलता है। आर्यन का चेहरा देखते हुए वह एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है, ये लड़का जाना पहचाना क्यों लग रहा है। कपिल यही सोच रहा था कि उसने आर्यन को कई बार गौर से देखा है और याद करने की कोशिश की कि उसने उसे कहाँ देखा है। लेकिन तभी वह अपनी जगह से खड़ा होता है और खड़े होते हुए बोला, ये तो आर्यन सिंघानिया है, लेकिन ये तो 2 साल पहले एक्सीडेंट में मर चुका था ना, तो फिर ये यहाँ क्या कर रहा है? बॉस ने इसकी लाश नहीं देखी थी, इसलिए कभी विश्वास नहीं किया कि यह मर चुका है, इसलिए वह 2 साल से इसे ढूंढ रहे हैं। मुझे बॉस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इतना कहकर कपिल एक बार फिर से गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है और अर्जुन के सामने वाला शीशा खटखटाते हुए बोला, बॉस ओपन द डोर। अर्जुन जब कपिल को अपने सामने विंडो को खटखटाते हुए देखता है तो उसके चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन छा जाते हैं।
उसने कहा, मैंने इसे कहा था कि मैं इस आदमी को अपनी गाड़ी में नहीं रखूंगा, फिर भी ये दरवाजा क्यों खटखटा रहा है। इतना कहकर अर्जुन अपनी साइड का विंडो नीचे करता है। कपिल ने हकलाते हुए कहा, बॉस मुझे लगता है आपको एक बार कार से बाहर आकर देखना चाहिए, क्योंकि वो आदमी। लेकिन कपिल की बात को बीच में ही काटते हुए अर्जुन ने कहा, कपिल मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वह आदमी कौन है। अगर वह जिंदा है तो एम्बुलेंस को कॉल कर दो, और अगर मर चुका है तो उसकी लाश को साइड में कर दो, क्योंकि हम लेट हो रहे हैं। सख्त लहजे में अर्जुन ने कहा, बॉस मेरी बात तो सुनो, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे वह आदमी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अर्जुन, राइडर ने कहा, ऐसा भी कौन है कपिल, जिसके लिए तुम इतने पागल हो रहे हो। बॉस आप वो आदमी वो है जिसे आप 2 साल से बड़े और ढने की कोशिश कर रहे हो। आप पिछले 2 साल से जिसकी लाश के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वह आदमी वही है, आर्यन सिंघानिया। जैसे ही अर्जुन ने ये सुना उसके चेहरे पर शौकन भरे एक्सप्रेशन नजर आने गते हैं। उससे बहुत बड़ा झटका लगा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद इंडिया आने के बाद उसे सबसे पहले न्यूज आर्यन की ही मिलेगी। सिर्फ न्यूज नहीं बल्कि आर्यन खुद उसके सामने आ जाएगा। वह आर्यन को पिछले 2 सालों से तलाश कर रहा था। उसे कभी भी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि आर्यन मर चुका है, क्योंकि उसने कभी उसकी लाश देखी नहीं थी। अर्जुन को झटका लगा था, जिसकी वजह से वह सुन हो गया था। कपिल ने एक बार फिर से चिल्लाते बोला, बॉस आर यू ऑफ। जैसे ही कपिल की आवाज अर्जुन के कानों में पती है, अर्जुन को होश आता है और वह अपने कार का दरवाजा खोलकर कपिल को साइड करते हुए भागते हुए आर्यन के पास जाता है। और आर्यन का फेस देखते ही वह वहीं पर रुक जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह अपने सामने आर्यन को देख रहा है, और जब इतने सालों बाद में आर्यन को देख रहा है तो वह उसे इस हालत में देख रहा है। उसने ऐसा कुछ कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह आर्यन से दोबारा मिलेगा तो उसे इस हालत में मिलेगा। आर्यन को ऐसे देखकर वह इमोशनल हो जाता है और वहीं पर घुटनों के बल बैठ जाता है। आर्यन के सर को अपने गोद में रखते हुए उसने उसके गालों पर थपथपाते हुए दर्द भरी आवाज में बोला, आर्यन अपनी आंखें खोलो, प्लीज आर्यन अपनी आंखें खोलो, देखो मैं अर्जुन हूँ, तुम्हारा पार्टनर, प्लीज आर्यन अपनी आंखें खोलो। उद्धरण चिन्ह जुन पागलों की तरह आर्यन को जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आर्यन बेहोश था। उसे अर्जुन की कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। कपिल और राइडर दोनों ही अर्जुन के बगल में खड़े थे। उन दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिस अर्जुन के चेहरे पर उन्होंने कभी इमोशंस नहीं देखे थे, वह अर्जुन आज किसी के लिए अपने आंसू बहा रहा है। जो अर्जुन किसी के सामने झुका तक नहीं था, वह अर्जुन आर्यन से आंखें खोलने की भीख मांग रहा है। कपिल और राइडर दोनों ही एक दूसरे की ओर देख रहे थे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था यह उनके बॉस अर्जुन रुद्र प्रताप सिंह है। कपिल ने कहा, बॉस इसे गोली लगी है और शायद कार से टकराने की वजह से इस समय इसकी हालत क्रिटिकल है। हमें जल्द से जल्द इस अस्पताल ले जाना होगा या फिर इसे मेंशन ले जाना होगा, क्योंकि इसे इलाज की सख्त जरूरत है। जैसे ही अर्जुन के कानों में कपिल के शब्द पड़ते हैं, उसे एहसास होता है कि कपिल एकदम सही कह रहा है। वह उसकी ओर देखते हुए बोला, हम इसे जल्दी से मेंशन लेकर चलते हैं, और अभी इसी वक्त आदि को कॉल करो और उसे मेंशन पहुंचने के लिए बोलो। हमारे मेंशन पहुंचने से पहले वहां पर सारी मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए, कपिल को ऑर्डर देते हुए आर्य ने कहा। और इतना कहकर अर्जुन आर्यन को अपने गोद में उठा लेता है। अर्जुन फिजिकल काफी स्ट्रांग था, इसलिए वह आसानी से आर्यन को ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है। वह कार के पास आता और कपिल से कहता है, दरवाजा खोलो। लेकिन बीच में ही राइडर बोला, बॉस लेकिन इसके खून की वजह से कार खराब हो जाएगी। जैसे ही अर्जुन ने सुना राइडर की और कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए गुस्से में बोला, क्या तुम अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो। राइडर को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने गलत समय पर गलत शब्दों का प्रयोग किया है। आई एम सॉरी सर, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। कपिल अपने मन में सोचता है, क्या इसके दिमाग का एक स्क्रू ढीला है, इसे ये भी नहीं पता कि कब और कहां क्या बोलना है। कपिल दरवाजा खोलता है और अर्जुन आर्यन को कार में लेटा देता है और खुद उसके बगल में आकर बैठ जाता है। अर्जुन ऑर्डर देते हुए राइडर से बोला, जल्दी से कार स्टार्ट करो और मेंशन पहुंचो। राइडर अर्जुन की बात मानकर कार स्टार्ट कर देता है। अर्जुन कपिल की ओर देखते हुए बोलता है, क्या तुमने आदि को कॉल किया। यस सर, आदि सर कुछ देर में ही मेंशन पहुंच जाएगा, आप फिक्र ना करें। राइडर और कपिल दोनों ही अर्जुन को साइड मिरर में देख रहे थे, जिसके चेहरे पर इस समय फिक्र नजर आ रही थी। उन्होंने कभी भी अपन बॉस को किसी के लिए इतनी परवाह करते हुए नहीं देखा था। ये पहली बार था जब उनके बॉस के चेहरे पर दर्द नजर आ रहा था, जबकि अर्जुन हर चीज से बेखबर आर्यन की ओर देख रहा था। अर्जुन आर्यन के बाजू पर लगी हुई गोली का वो देखता है, जहां से खून बहे जा रहा था। खून बहने की वजह से उसके कपड़े भी खून में हो जाते हैं। अर्जुन अपने जेब से अपने रुमाल निकालता है और उसे कसकर आर्यन के घाव पर बांध देता है, जिसकी वजह से आर्यन का खून बहना बंद हो जाता है। थोड़ी देर बाद ब्लैक मर्सिडीज सिंह मेंशन पहुंचती है। कार सीधा मेंशन के सामने आकर रुकती है। अर्जुन और कपिल दोनों मिलकर आर्यन को कार से बाहर निकालते हैं और अर्जुन आर्यन को ब्राइडल स्टाइल
मैं उठाकर मेंशन के अंदर घुसता है। मेंशन के अंदर आते ही सभी नौकर अर्जुन को देखकर अपना सर झुकाता है, लेकिन अर्जुन किसी की तरफ भी ध्यान नहीं देता है। वह सीधा अपने रूम में चला जाता है। उसके पीछे पीछे राइडर और कपिल भी अर्जुन के रूम में जाते हैं। अर्जुन आर्यन को अपने बेड पर लेटा देता है और कपिल की ओर देखते हुए बोलता है, आदि को फोन करो और पता करो उसे यहाँ पहुंचने में कितना समय लगेगा। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए बिलियनेयर ऑफ द रिवेंज सीजन 2 सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। एपिसोड 3 एरियन का ट्रीटमेंट। राइडर अर्जुन की बात मानकर कार स्टार्ट कर देता है। अर्जुन कपिल की ओर देखते हुए बोलता है, क्या तुमने आदि को कॉल किया? यस सर। आदि सर कुछ देर में ही मेंशन पहुंच जाएंगे, आप फिक्र ना करें। राइडर और कपिल दोनों ही अर्जुन को साइड मिरर में देख रहे थे, जिसके चेहरे पर इस समय फिक्र नजर आ रही थी। उन्होंने कभी भी अपने बॉस को किसी के लिए इतनी परवाह करते हुए नहीं देखा था। ये पहली बार था जब उनके बॉस के चेहरे पर दर्द नजर आ रहा था, जबकि अर्जुन हर चीज से बेखबर आर्यन की ओर देख रहा था। अर्जुन न आर्यन के बाजू पर लगी हुई गोली को देखता है, जहां से खून बहे जा रहा था। खून बहने की वजह से उसके कपड़े भी खून में हो जाते हैं। अर्जुन अपने जेब से अपने रुमाल निकालता है और उसे कसकर आर्यन के घाव पर बांध देता है, जिसकी वजह से आर्यन का खून बहना बंद हो जाता है। थोड़ी देर बाद ब्लैक मर्सिडीज सिंह मेंशन पहुंचती है। कार सीधा मेंशन के सामने आकर रुकती है। अर्जुन और कपिल दोनों मिलकर आर्यन को कार से बाहर निकालते हैं और अर्जुन आर्यन को ब्राइडल स्टाइल में उठाकर मेंशन के अंदर घुसता है। मेंशन के अंदर आते ही सभी नौकर अर्जुन को देखकर अपना सर झुकाता है, लेकिन अर्जुन किसी की तरफ भी ध्यान नहीं देता है। वह सीधा अपने रूम में चला जाता है। उसके पीछे पीछे राइडर और कपिल भी अर्जुन के रूम में जाते हैं। अर्जुन आर्यन को अपने बेड पर लेटा देता है और कपिल की ओर देखते हुए बोलता है, आदि को फोन करो और पता करो उसे यहाँ पहुंचने में कितना समय लगेगा। तभी एक आवाज आती है, कपिल को मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं आ गया हूँ। राइडर, अर्जुन और कपिल तीनों ही उस आवाज की ओर देखते हैं। उनके सामने एक आदमी खड़ा था। उसने ग्रे कलर का लोवर और बड़ी ही शर्ट और व्हाइट कलर के स्पोर्ट्स शूज पहन रखे थे। उसके बाल भी थोड़े बिखरे हुए थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वह अभी बिस्तर से उठकर अपने डॉक्टर बैग के साथ में उठाकर आ गया हो। उस आदमी ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें इंडिया आए हुए अभी 1 घंटा भी नहीं बीता है और तुमने मुझे काम देना भी शुरू कर दिया। ये समय तुम्हारी फरियाद सुनने का नहीं है, जल्दी से आओ और काम पर लग जाओ। कोल्ड टोन में अर्जुन ने कहा। अर्जुन का लहजा सुनकर आदि समझ गया था जरूर कोई सीरियस प्रॉब्लम है, तभी तो अर्जुन इतना परेशान लग रहा है। आदि अर्जुन के पास जाता है और बेड पर लेटे हुए आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखा है। आदि वहीं पर बेड पर बैठ जाता है और आर्यन का चेहरा पकड़कर दाएं बाएं घुमाता है और बोलता है, अगर मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही है तो शायद ये तो आर्यन सिंघानिया है। इतना कहकर वह अर्जुन की सवालिया नजरों से देखने लगता है। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर हाँ में हिला दिया, लेकिन फिर अगले ही पल बोला, इसके हाथ पर गोली लगी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसे अस्पताल ले जाना चाहिए था? उसकी जगह पर तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। क्या तुम इसका इलाज कर सकते हो या नहीं? अगर नहीं कर सकते हो तो बोलो, मैं किसी दूसरे डॉक्टर को बुला लेता हूँ, सख्त लहजे से आदि से अर्जुन ने कहा। गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं करता हूँ। इतना कहकर वह आर्यन को चेक करने लगता है। आदि ने कपिल की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम इसके कपड़े उतारने में मेरी मदद कर सकते हो? कपिल कुछ भी कहता उससे पहले ही अर्जुन ने कहा, मैं करता हूँ। और इतना कहकर वह आर्यन के कपड़े हटाने लगा। राइडर कपिल दोनों ही अर्जुन को देख रहे थे, क्योंकि आज उनके सामने जो इंसान था वह बिल्कुल भी उनके बॉस की तरह नहीं लग रहा था। वह कोई अलग इंसान लग रहा था, क्योंकि अर्जुन को किसी और को छूना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और यह पर अर्जुन आर्यन के कपड़े उतारने में आदि की मदद कर रहा है। अर्जुन आदि के कहने पर आर्यन के कपड़ों को हटाता है। आदि आर्यन के सारे घाव को साफ करता है। आर्यन की शरीर सिर्फ गोली का घाव ही नहीं था, बल्कि अंडरग्राउंड बैटल करने पर उसके शरीर पर कोई छोटे मोटे घाव भी थे। गोली लगने से बने घाव के साथ में आदि आर्यन के बाकी सारे घाव का भी ट्रीटमेंट करता है। लगभग 30 से 40 मिनट के बाद आर्यन का ट्रीटमेंट करने के बाद आदि खड़ा होता है और अर्जुन की ओर देखते हुए बोलता है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गोली हाथ में लगी थी और गोली ऊपर ही थी, इसलिए मैंने गोली भी निकाल दी है। तो मैंने समय पर उसके खून को बहने से रोक दिया, वरना इसका खून ज्यादा बढ़ सकता था, इसलिए अब ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे सुबह तक होश आ जाएगा। क्या ये ठीक है? कहते समय अर्जुन के चेहरे पर फिक्र नजर आ रही थी। मैंने अभी तुम्हें इतना कुछ तो एक्सप्लेन कर दिया कि वह एकदम ठीक है और सुबह तक उसे होश आ जाएगा। मैंने उसे पेन किलर भी दे दिया, जिसकी वजह से उसका दर्द कम हो जाएगा। फिर भी तुम मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो, अब उसकी फिक्र करना बंद करो। लेकिन अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। आदि ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, अब तुम क्या मेरे सवालों का जवाब दोगे? हम बाहर चलकर बात करते हैं। इतना कहकर आर्यन को वहीं बेड पर लेटे हुए छोड़कर अर्जुन आदि के साथ बाहर आ जाता है और कपिल और राइडर भी बाहर आ जाते हैं। लिविंग हॉल में अर्जुन सोफे पर आकर बैठता है और उसी के सामने आदि जाकर बैठ जाता है। कपिल और राइडर दोनों साइड में खड़े हो जाते हैं। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए बिलियनेयर ऑफ द रिवेंज सीजन 2 सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर।
एपिसोड 4 आर्यन कोई खूनी नहीं है। लिविंग हॉल में अर्जुन सोफे पर आकर बैठता है और उसी के सामने आदि जाकर बैठ जाता है। कपिल और राइडर दोनों साइड में खड़े हो जाते हैं। आदि ने अपने सवाल को फिर से दोहराते हुए कहा, क्या तुम मुझे बताओगे तुम्हें आर्यन कहाँ मिला? यो कि पूरी दुनिया जानती है आर्यन तो 2 साल पहले मर चुका था। आर्यन के मरने की खबर इंडिया के हर न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी। फिर आज अचानक से आर्यन तुम्हारे साथ कैसे? और तुम्हारे साथ होने के बावजूद भी उसकी यह हालत कैसे हुई? आदित्य, मेरे पास तुम्हारे इन सवालों के जवाब नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पता है आर्यन मेरे साथ नहीं था, बल्कि आज अचानक से मेरी कार से टकरा गया था। जब आर्यन मेरी गाड़ी से टकराया तो वह खून में लथपथ था। उसे गोली लगी हुई थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे मानो वह अपनी जान बचाकर भाग रहा था। मुझे नहीं पता वह पिछले 2 साल से कहाँ था और क्या कर रहा था। अगर वह जिंदा था तो कभी भी उसने अपनी फैमिली को कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? उसने ना ही कभी अपनी माँ को कांटेक्ट करने की कोशिश की और ना ही कभी अपने दोस्तों को कांटेक्ट करने की कोशिश की। अर्जुन, मुझे नहीं लगता कि हमें ये सवाल पूछना चाहिए। क्या तुम भूल गए 5 साल पहले क्या हुआ था? 5 साल पहले देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन हर्षवर्धन सिंघानिया का खून हो गया था और वो खून आर्यन ने किया था। जैसे ही आदि ने ये कहा, अर्जुन ने इसे बीच में ही काटते हुए गुस्से भरे लहजे में कहा, आदि अपने शब्दों को संभालो क्योंकि आर्यन कोई खूनी नहीं है। अर्जुन, तुम्हारे मानने या मेरे मानने से कुछ नहीं होगा। हम दोनों जरूर यह मानते हैं कि आर्यन कोई खूनी नहीं है। उसने दादाजी को नहीं मारा है, लेकिन उसके डैड, उसके परिवार वाले, यहाँ तक कि पूरी दुनिया यही मानती है कि आर्यन सिंघानिया ने हर्षवर्धन सिंघानिया का खून किया था और इसीलिए उसके डैड ने उसे खुद सलाखों के पीछे भेजा था। क्योंकि सारे सबूत उसके खिलाफ थे। यहाँ तक कि 2 साल पहले तुमने भी तो सारे सबूतों को दोबारा चेक करवाया था, लेकिन तुम्हें भी तो कुछ हासिल नहीं हुआ था। आर्यन ने सलाखों के पीछे 3 साल की सजा काटी थी। लेक छोटी ईना, क्या इन 3 साल के दौरान हम में से कोई भी उसके पास गया था? यहाँ तक कि उसके न परिवार ने भी आर्यन से जेल के अंदर कोई कांटेक्ट नहीं किया था। तुम्हें क्या लगता उसकी जिंदगी के 3 साल कैसे बीते होंगे? जिसने पूरी जिंदगी थोड़ी भी तकलीफ का सामना नहीं किया था, उसके लिए जेल के 3 साल की नरक से कम नहीं हो सकते हैं। उसने कितने समय तक अपने दोस्तों का, अपने परिवार का, अपनी माँ का जेल में बैठे हुए इंतजार किया होगा। एक दिन वह लोग उससे मिलने आएंगे, उस पर विश्वास करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं मजबूर था क्योंकि राजेंद्र सिंघानिया ने आर्यन के किसी भी दोस्त को आर्यन से न मिलने की धमकी दी था। बड़ी ही उसके डैड नहीं चाहते थे कि कोई भी आर्यन से कांटेक्ट करे। मैं तो बस यही दुआ करता हूँ कि भगवान राजेंद्र सिंघानिया जैसा पिता किसी को ना दे। हम सब मजबूर थे, लेकिन तुम्हारा क्या अर्जुन? तुम्हें कोई भी फोर्स नहीं कर सकता था क्योंकि तुम ही एक ऐसे इंसान थे जो राजेंद्र सिंघानिया के सामने खड़ा हो सकते हैं। लेकिन तुमने भी क्या किया? तुम भी उसे छोड़कर इटली जा चुके थे और जब तक लौटे बहुत देर हो चुकी थी। आर्यन तुम्हारे लिए तो अपनी जान भी देने को तैयार था, लेकिन हम सब ने क्या किया? उसे कीचड़ में अकेला छोड़ दिया था। उसके बाद हम यहाँ पर बैठकर यह शिकायत कर रहे हैं कि अगर वह पिछले 2 साल से जिंदा था तो उसने हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? आदि की बातें सुनकर अर्जुन की मुठ्ठियां कस जाती है। उसे इस समय बहुत गुस्सा आ रहा था। वह अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। आदि ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, पूरी दुनिया को यही लग रहा था कि आर्यन सिंघानिया 2 साल पहले एक्सीडेंट में मर गया है। उसके बिना साहिल और स्नायर अपनी जिंदगी खुशी से जी रहे हैं, लेकिन आर्यन इस हालत में है। लेकिन मैं ये जानकर खुश हूं कि आर्यन आज भी जिंदा है। ये विश्वास करना नामुमकिन है, लेकिन ये सच है। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ आदि ने कहा। अर्जुन को अभी अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि जब आर्यन को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वह क्यों उसके साथ नहीं था। आदि ने अर्जुन की ओर देख, जो इस समय गुस्से में लाल हो रहा था। उसने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, अर्जुन। लेकिन अर्जुन ने आदि का हाथ झटक दिया। अर्जुन को किसी और का टच बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये देखकर आदि बोला, तुम चाहे कितने भी गुस्से में क्यों ना रहो, लेकिन दूसरों को अपने आप को छूने नहीं दोगे। उसे कब तक होश आएगा? मैंने कहा ना, उसे सुबह तक होश आ जाएगा। 4 बज चुके हैं, थोड़ी देर में वो जग जाएगा। लेकिन तुमने सोचा है वो जब तुम्हें इतने सालों बाद देखेगा तो कैसे रिएक्ट करेगा? अर्जुन को भी यही फिक्र थी कि वह आर्यन का सामना कैसे करेगा। इसलिए अर्जुन ने अपना सर नामे हिल दिया। उसे तो पता भी नहीं है तुम अब वो अर्जुन नहीं हो जिसे वो जानता था। अब तुम अर्जुन रुद्र प्रताप सिंह हो और दुनिया तुम्हें मिस्टर सिंह के नाम से जानती है। कैसे बताओगे उसे ये सब? अर्जुन ये सुनकर सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसने इस बारे में सोचा ही नहीं था। तभी कपिल बोला, बॉस प्रांजलि मैम का कॉल आ रहा है। वे पूछ रही है आप अभी तक अस्पताल क्यों नहीं पहुंचे हो? आदि, हॉस्पिटल। कपिल, आदि सर, वो काव्या मैम का किसी ने गोली मार दी थी, इसलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट है। आदि, क्या अब वो ठीक है? हाँ, वो खतरे से बाहर है। फिर अर्जुन की ओर देखते हुए बोला, अर्जुन तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। तुम्हारी बहन एडमिट है और तुम अभी तक यहीं पर हो। कपिल, हम वहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में ये इंसिडेंट हो गया था। आदि, अर्जुन, आर्यन अब ठीक है और उसे होश आने में समय लगेगा, इसलिए तुम्हें अभी हॉस्पिटल जाना चाहिए। तुम्हारी फैमिली तुम्हारा इंतजार कर रही है और अगर फिर भी तुम्हें आर्यन की फिक्र है तो मैं ये रुक जाता हूँ।
अर्जुन जो इतनी देर से चुप था वो बोला, तुम घर जाओ, आर्यन का ध्यान रखने के लिए राइडर यहाँ मौजूद रहेगा। राइडर ने जैसे ही ये सुन वो बोला, मैं। लेकिन कपिल ने उसके पैर पर अपने पैर से वार किया तो राइडर ने कहा, डोंट टी वरी सर, मैं ध्यान रखूंगा। अर्जुन आदि, लेकिन मैंने कह दिया, मतलब कह दिया, इतना कह कर अर्जुन खड़ा होता है और आदि को घर जाने का इशारा करता है। आदि जानता था अर्जुन को समझना बेकार है, इसलिए वो सिंह मैंशन से चला जाता है। अर्जुन भी हॉस्पिटल जाने के लिए निकलने लगता है, तभी कपिल बीच में ही रोकते हुए बोला, बॉस पहले कपड़े बदल लीजिए, अगर आपकी माँ और आपकी दादी ने आपको इन कपड़ों में देखा तो वे कई सवाल पूछने लगेगी जिनका जवाब शायद आपके पास ना हो। अर्जुन को कपिल की बात एकदम सही लगती है, इसलिए वह अपनी डायरेक्शन बदलकर अपने रूम में चला जाता है। अर्जुन अपने रूम में आता है तो सबसे पहले उसकी नज़र बेड लेटे हुए आर्यन पर जाती है, जो अभी भी बेहोश था लेकिन अब उसके सारे घाव बैंडेज से कवर थे। अर्जुन आर्यन के पास आता है और उसके करीब उसके बेड पर बैठ जाता है। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए बिलियनेयर ऑफ द रिवेंज सीजन 2 सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेन चैनल पर। एपिसोड 5, आर्यन का कॉलेज का पहला दिन। अर्जुन अपने रूम में आता है तो सबसे पहले उसकी नज़र बेड लेटे हुए आर्यन पर जाती है, जो अभी भी बेहोश था लेकिन अब उसके सारे घाव बैंडेज से कवर थे। अर्जुन आर्यन के पास आता है और उसके करीब बेड पर बैठ जाता है। अर्जुन कुछ देर तक आर्यन को देखता रहता है, फिर वह अपने एक हाथ को आर्यन के गालों पर ले जाता है और उसकी गालों को छूने लगता है। अर्जुन ने अपना हाथ नहीं उठाया और कहा, मुझे पता है मुझे माफ करना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा, पता नहीं जब तुम मुझे अपने सामने देखोगे तुम कैसे रिएक्ट करोगे, क्या तुम मुझसे नफरत करोगे? अगर तुम मुझसे नफरत भी करो तो तुम्हारा नफरत करना भी जायज होगा, क्योंकि 5 साल पहले जो मैंने गलती की थी उसके लिए मैं भी अपने आप को माफ नहीं कर पाया। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें तुम्हारे जिंदगी के सबसे हसीन समय में तुम्हें अकेला छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, वह तुम्हारे जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल होगा जो तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन कर ले गया। अर्जुन आर्यन के बारे में सोचते हुए उन दिनों में पहुंच जाता है जब पहली बार अर्जुन की मुलाकात आर्यन से हुई थी। फ्लैशबैक 9 साल पहले। ब्राइटन यूनिवर्सिटी देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक थी। मोस्टली यहाँ पर सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ने आया करते थे। हर साल ऐसे कुछ गरीब स्टूडेंट भी हुआ करते थे जो स्कॉलरशिप के दम पर एडमिशन ले लेते थे, लेकिन फिर भी वे स्टूडेंट बाकी कॉलेज के बच्चों के साथ में सर्वाइव नहीं कर पाते थे, इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स बीच में ही अपना कोर्स छोड़ देते थे। अमीर बच्चे उन बच्चों को बुली किया करते थे। ऐसा नहीं था कि अमीर बच्चों की रैगिंग नहीं होती थी, कॉलेज के अंदर अमीर बच्चों को भी रैगिंग होती थी, लेकिन डिपेंड करता था कि उनका स्टेटस क्या है। ब्राइटन यूनिवर्सिटी के गेट से एक ब्लैक कलर की कैब्रियोले BMW अंदर आती है। जैसे ही वह कार गेट की यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर करती है, सभी स्टूडेंट्स की नजरों से कार पर टिक जाती है। यूनिवर्सिटी के पार्किंग एरिया में जाती है और पार्क होती है। कार का दरवाजा ओपन होता है और ड्राइविंग सीट से 18 से 19 साल का एक लड़का नीचे उतरता है। उस लड़के के चेहरे पर कोई बियर्ड नहीं थी और उसने ब्लैक गॉगल्स लगा रखे थे। ब्लैक लेदर जैकेट पहनी हुई थी और जैकेट के व्हाइट कलर की टी शर्ट थी, उसके नीचे ब्लैक कलर की पेंट थी और स्पोर्ट्स शूज थे। वह दिखने में काफी गुड लुकिंग और रिच पसंद लग रहा था। ये लड़का कोई और नहीं आर्यन सिंघानिया था, जो देश के सबसे अमीर लोगों में से एक हर्षवर्धन सिंघानिया का इकलौता पोता और राजेंद्र सिंघानिया का बेटा था। आर्यन अपनी यंग एज में काफी गुड लुकिंग और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति था। उसका ऑरा उसकी पर्सनल छोटी ईटी को डिस्क्राइब कर रहा था। जो भी लड़के या लड़कियां वहां से गुजर रही थी, सबकी नजरें आर्यन को देखकर रुक जाती है और उसे देखते ही रह जाती है। आर्यन के चेहरे पर हल्की से मुस्कान छा जाती है और वह कार के दूसरे साइड में आता है और दरवाजा ओपन करता है। एक लड़की कार से बाहर उतरती है। लड़की ने भी व्हाइट कलर की लूज टी शर्ट और साथ में ब्लू कलर की बॉडी फिटिंग जीन्स पहने के रखी थी। लड़की के बाल खुले हुए थे और साथ में वह अपना डार्क ब्लू कलर का कॉलेज पर लटकाती है और कार से उतर गई। ये लड़की कोई और नहीं शनाया मित्तल थी, जो कि आर्यन के बचपन की दोस्त थी। शनाया अपनी नजरें घुमाकर अपने आसपास देखती है तो वह नोटिस करती है सभी लोग उन दोनों को ही घूर रहे थे। ये देखकर वह थोड़ी नर्वस हो जाती है। शनाया ने नर्वस होते हुए से बोली, आर्यन आज हम दोनों का कॉलेज का पहला दिन है, इसलिए तुम्हें नहीं आता, हमें साहिल के साथ आना चाहिए था। क्योंकि साहिल 1 साल से कॉलेज में पढ़ रहा है और वह हमारे साथ रहता तो कोई भी सीनियर हमारी रैगिंग करने के बारे में सोचता भी नहीं। और मैंने सुना है कॉलेज के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की सीनियर्स रैगिंग करते हैं और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को वह सब करना पड़ता है जो उनके सीनियर्स उन्हें कहते हैं। इसलिए मेरी बात मानो, अभी भी समय है, साहिल को कॉल करो और उसे यहाँ बुला लो। अगर तुम्हें उसे कॉल करने में कोई तकलीफ है तो मैं उसे कॉल करती हूँ। इतना कहकर शनाया अपना फोन निकालने लगती है, लेकिन आर्यन शनाया का फोन अपने हाथ में लेते हुए बोला, तुम्हें साहिल को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सीनियर्स हमारे रैगिंग करे। शॉक होते हुए शनाया बोली, व्हाट, लेकिन तुम ऐसा क्यों चाहते हो? चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान के साथ आर्यन बोला, क्योंकि मैं फील करना चाहता हूं जब सीनियर्स रैगिंग करते हैं तो कैसा फील होता है। आर्यन, तुम सच में पागल हो, मुझे साहिल को कॉल करने दो। तुम्हारी बेवकूफियों को देखते हुए मुझे लगता है कि हमें उसकी जरूरत पड़ेगी।
बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे इसके लिए साहिल की जरूरत नहीं है। लेकिन वह तुम्हारा बड़ा भाई है और सिचुएशन को तुमसे बेटर हैंडल करेगा। मुझे पता है वह मेरा बड़ा भाई, लेकिन मुझे हर जगह उसके प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। और मुझे अपने प्रॉब्लम्स का अपने तरीके से ही सॉल्व करना पसंद है। लेकिन आर्यन, लेकिन कुछ नहीं। तुम साहिल को कॉल नहीं कर रही हो और चलो देखते हैं कॉलेज का पहला दिन कैसा होता है, एक्साइटमेंट के साथ आर्यन ने कहा। और तना कहकर आर्यन मुस्कुरा देता है और शनाया का हाथ पकड़कर जाने लगता है। शनाया, आर्यन कम से कम मेरा हाथ तो छोड़ो, सब हमें ही देख रहे हैं। तो क्या हुआ, ये पहली बार तो नहीं है कि मैंने तुम्हारा हाथ इस तरह से पकड़ा, फिर तुम इतना क्यों शर्मा रही हो। आर्यन शनाया का हाथ पकड़ते हुए उसे कॉलेज के अंदर ले जा रहा था। दोनों ने अपने बैग अपने कंधों पर डाल रखे थे और सभी लोग उनकी ओर देख रहे थे, इसलिए जहां पर शनाया का नर्वस फील कर रही थी वहीं पर आर्यन काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था। तभी एक आवाज आती है, ए हीरो, लड़की को लेकर कहां जा रहा है। आर्यन और शनाया दोनों ही जब आवाज सुनते हैं तो वह दोनों उस दिशा की ओर देखते हैं। जहां से आवाज आई थी वह देखते हैं एक सीनियर्स का ग्रुप बिल्डिंग की सीढ़ियां पर बैठा हुआ था। आर्यन उन लोगों की ओर देखते हुए बोला, क्या तुम लोगों ने मुझे कुछ कहा? तो तुम्हें क्या लगता है हम किसी भूत से बात कर रहे हैं? हंसते हुए उनमें से एक लड़के ने कहा। आर्यन मुस्कुराहट देता है क्योंकि वह इसी समय का तो इंतजार कर रहा था और उसे पता नहीं था उसकी यह तमन्ना इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। वह एक्साइटमेंट का साथ उनकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन शनाया उसका हाथ खींचते हुए बोली, आर्यन क्या कर रहे हो? तुम उन लोगों से क्यों उलझना चाहते हो? ये सभी शक्ल से ही अच्छे नहीं लग रहे। शनाया, जस्ट रिलैक्स। इन लोगों की शक्ल देखकर ही लगता है ये लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी एक आवाज आती है, ए हीरो, लड़की को लेकर कहां जा रहा है। आर्यन और शनाया दोनों ही जब आवाज सुनते हैं तो वह दोनों उस दिशा की ओर देखते हैं जहां से आवाज आई थी। वह देखते हैं एक सीनियर्स का ग्रुप बिल्डिंग की सीढ़ियां पर बैठा हुआ था। आर्यन उन लोगों की ओर देखते हुए बोला, क्या तुम लोगों ने मुझे कुछ कहा? तो तुम्हें क्या लगता है हम किसी भूत से बात कर रहे हैं? हंसते हुए उनमें से एक लड़के ने कहा। आर्यन मुस्कुरा देता है क्योंकि वह इसी समय का तो इंतजार कर रहा था और उसे पता नहीं था उसकी यह तमन्ना इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। वह एक्साइटमेंट के साथ हो नकी और बढ़ने लगता है, लेकिन शनाया उसका हाथ खींचते हुए बोली, आर्यन क्या कर रहे हो? तुम उन लोगों से क्यों उलझना चाहते हो? ये सभी शक्ल से ही अच्छे नहीं लग रहे। शनाया, जस्ट रिलैक्स। इन लोगों की शक्ल दे खकर ही लगता है ये लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी एक लड़का बोला, ओह हीरो, लड़की के सामने ज्यादा शकी मार रहा। लेकिन आर्यन ने उस लड़के को इग्नोर करते हुए शनाया से कहा, देखा शनाया, ये लोग कितने समझदार है, इन्हें पता है कि यहाँ पर हीरो कौन है और विलेन कौन है। शनाया, आर्यन, दूसरे लड़के ने चिल्लाते हुए कहा, ओए न्यू कॉमर, तू अपने आप को ज्यादा ही स्मार्ट समझता है क्या? जो भी हो, भले ही तू कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, लेकिन तुझे अगर इस यूनिवर्सिटी में रहना है तो सीनियर्स की बातें तो माननी ही होगी। सरकास्टिक मुस्कान के साथ उस लड़के ने कहा। कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए बिलियनर ए ऑफ द रिवेंज सीजन 2 सिर्फ और सिर्फ द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे द नॉवल एक्सप्लेनर चैनल पर बेहतरीन कहानियां का आनंद उठाइए। और हाँ, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें।